हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत कर दी थी। इस एक्सरसाइज में हम लोग दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्मों को वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो इसके फर्स्ट एक आपका होगा लगभग पार्ट 26, उसमें हम लोगों ने इसका बेसिक सीखा था। उससे हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि अगर वज्र गुणन विधि से डायरेक्ट आपको एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, वो वाला पार्ट अगर आप लोग देखे हैं तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ही मजेदार लगेगा। ओके, अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, आज हम फिर से आपको बताएंगे, वही चीज नहीं बताएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट उसका ही रहेगा आज। ओके, तो आप लोग क्या करिए, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको सीरीज से मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चनों की। देखो प्यारे, यहां से हमेशा हर साल 3 नंबर आते हैं इस एक्सरसाइज से। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है, आपको वो सीखना है। क्या समीकरण दिया रहेगा, आप उसको वज्रगुणन विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा कि दिए गए समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ओके, तो प्यारे, आप शायद आज से पहले ये एक्सरसाइज पढ़े भी हो सकता है कहीं पढ़े हों, लेकिन आज ऐसा मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी भी आपको गलती नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में आपसे गलती होगी ही नहीं, भूल जाओगे। हमसे पढ़ने वाले बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मैथ में गलती क्या होती है यार। चलिए, तो क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा प्यारे। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पहले हमें चेक करना है समीकरणों का कि इसका हल अद्वितीय है या अनंत हल है या कोई हल नहीं है। इसका हम लोगों ने जैसे ही ये चैप्टर शुरू किया था वहां फर्स्ट पार्ट में ही ये सब चीज हम लोग सीखे थे। आप अगर भूल गए हो तो बधाई हो, अगर नहीं भूले हो तो डबल डबल बधाई। बताएंगे, फिर से बताएंगे, कोई बात नहीं है, भूलना भी बढ़िया अच्छी बात है भूलना। चलो, तो हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे अपने, डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सारा बेसिक इसी में समझा दूंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। तो पहले हमें इसको क्या करना है, पहला काम, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, चिल्ला रहा है प्यारे, देखो क्या कह रहा है कि इसको आप चेक करिए कि इसका हल अद्वितीय है या नहीं। अगर इसका हल अद्वितीय है तब हम क्या करेंगे, इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसका हल अद्वितीय है या अनंत हल है या कोनो हल ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म या व्यापक रूप कह सकते हो। तो पहले हम दोनों समीकरणों को इससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखो बस देखते रहो आप, अभी देखना सब क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस
C2 इक्वल टू 0 से करने पर। अब इसकी तुलना हम करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 की आवश्यकता है। क्यों है अभी पता चल जाएगी। तो देखो समीकरण 1 की तुलना हम इस वाले समीकरण से करेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। समीकरण 2 की तुलना हम A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करेंगे। देखना तो होगा क्या, अब समीकरण 1 को देखो एक आंख से और दूसरी की आंख से समीकरण 2 को देखो, तीसरी की आंख से इसको देखो। 3 आंख हो तो यह देखो, नहीं तो भैया केवल समीकरण 1 और यह का देखो। ओके ओके। तो देखो समीकरण नंबर 1 पहले x वाले टर्म में, तो x की जगह तो x है और a1 के जगह यहाँ क्या है, मतलब x का गुणांक तो यहाँ पर a1 है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, जहां कुछ नहीं वहां 1, तो a1 आपको क्या मिला 1। इसी तरीके से b1 देखो, तो b1 y के साथ b1, यहाँ y के साथ -3, तो -3। अब c1 की जगह देखो क्या है, यहाँ पे c1 की जगह -3 होगी तुलना। अब समीकरण 2 की तुलना इससे होगा, तो x के साथ में a2 और यहाँ पर a2 की जगह पे क्या है 3, और फिर b2 y के साथ b2, यहाँ y के साथ -9, फिर C2 है आपका यहाँ पे -2। तो ये आपको तुलना करने से A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू पता चल गई। अब हम चेक करते हैं कंडीशन, देखो कौन सी होल्ड कर रही है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो A1 है आपका 1 अपॉन A2, A2 है 3, ठीक है। अब B1 अपॉन B2 को चेक करिए, तो B1 है आपका -3 और B2 है आपका -9, तो माइनस माइनस बर्बाद, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, तो 1/3 1/3 दोनों इक्वल आ रहा है। तब C1 अपॉन C2 को भी चेक कर लो, C1 अपॉन C2, C1 है आपका -3, C2 है आपका -2, ठीक है, मतलब क्या मिला 3/2। अब यहां से आप अगर ध्यान दें तो A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। तो मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये कंडीशन मिल रही है हमें, A1 अपॉन A2 की वैल्यू बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 भैया सबसे अलग है, किसी से कोई लेना देना नहीं है इसका। एकांत भैया चुपचाप ये सबसे अलग हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, सबसे अलग रहना चाहिए हमेशा। तो देखो ये कंडीशन जब आती है तब हम क्या बोलते हैं कि जो समीकरण युग्म है आपका उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं है। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है समीकरण का। अगर आप लिखना चाहें अच्छे से तो लिख देना यहाँ पे, समीकरण एक व समीकरण युग्मों के हल, समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं है, ठीक है, इतना लिख देना बस काम हो गया। तो देखो हमसे क्या बोला था क्वेश्चन, आप लोग फिर से बढ़िया क्वेश्चन कह रहा था कि समीकरणों के देखिए अगर हल अद्वितीय हैं तब उसको आप वज्रगुणन विधि से हल कीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए वहीं पे, प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए। तो भैया इसका कोई हल नहीं है तो इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे। ओके, तो ये वाला चीज अब हम हर क्वेश्चन में, हमें हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए इसको विस्तार से कर दिया। अब हम लोग ये सब लाइन नहीं लिखेंगे, आप लोग नोट कर लें या समझ लें, यहीं पर हम डायरेक्ट समीकरण को ऐसे देख करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू तुरंत लिख देंगे समीकरण को देख करके, ठीक है। हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हो प्यारे, ले लिया, गुड। चलो आपका सेकंड पार्ट है ये, देखो दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो पहले काम इसका वही है, हमें क्या चेक करेंगे कि इसका हल अद्वितीय है या नहीं। अगर अद्वितीय हल होगा तब हम इसको क्या करेंगे, वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए
तो पहला काम तो ये है कि भैया इसको आप पहले सही से लिखो। क्या काम करना रहेगा कि आप इसको हमेशा इस फॉर्म में करके तब सॉल्व करना शुरू करेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब इक्वल के राइट साइड में पहले 0 कर लीजिएगा तभी सॉल्व करना शुरू करेंगे आप। ठीक है, तो चलो इसको 5 को इधर ले लो, 8 को इधर ले लो, तो 2x प्लस वाई, 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, इधर ये 0। ठीक है, इसको आप बोल दो समीकरण 1। इसको भी यही करेंगे तो क्या होगा, देखो 3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा तो -8 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 बोल लो। अब हम देखिए, अब हम चेक करते हैं किसका हल अद्वितीय है या नहीं। तो देखो यहाँ से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए देखिए क्या करिए, समीकरण नंबर 1 से a1 क्या होता है, यक्स का गुणांक होता है। a1 क्या होता है प्यारे, यक्स के गुणांक को बोलते हैं a1। तो a1 आपका है क्या 2, और b1 होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक कुछ नहीं और कुछ नहीं तो 1। c1 का गुणांक c1 का गुणांक क्या, c1 तो खुद c1 है, -5 है, कितना सुंदर है, प्यारे है। देखो फिर a2 आपका दूसरे वाले समीकरण में यक्स का गुणांक 3, फिर b2 क्या है आपका 2, और c2 क्या है आपका -8। ठीक है, अब देखिए, अब चेक करिए, अब इनका अनुपात, इनका रेशियो निकालिए। a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 क्या है आपका, a1 है 2 अपॉन a2 3, तो 2 अपॉन 3 मिला। b1 अपॉन b2 को चेक करिए, तो b1 है आपका 1 और b2 है आपका 2। तो बस यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, a1 अपॉन a2 क्या आया 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या मिला 1 अपॉन 3, दोनों कहीं से आपको बराबर दिख रहे हैं। गधा, बहुत गधा आदमी हो, 2 अपॉन 3 1 अपॉन 2 कैसे बराबर हो सकता है, कभी नहीं बराबर है। तो यहाँ से ये होगा क्या प्यारे, कंडीशन आपको मिल रही है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और जब ये कंडीशन होती है प्यारे तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और अद्वितीय हल अगर होगा तब क्या करना है, तब इसको हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है प्यारे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम शुरू करते हैं अपनी कार्रवाई आगे। देखो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ, तो थोड़ी सी जगह हमें मिल जाएगी, और अद्वितीय हल है। ठीक है, देखिए अब हम शुरू करते हैं वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन मिला है आपको वज्र गुणन विधि सॉल्व करने का। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से क्या करना है, पहला बहुत ध्यान से समझिएगा, हेलो हीरो इधर देखो, पहला काम आपको क्या करना है, पहले आपको x ऐसे लिख लेना है, कुछ दूरी पर y लिख लेना है, फिर कुछ दूरी पर 1 लिख लेना है, फिर सबके अपॉन ऐसे लगा देने हैं, सबकी अपॉन में ऐसे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्या किया, x लिखा, y लिखा, 1 लिखा। अब देखो, अब दो समीकरण जो मिले हैं आपको, उनमें देखो x के नीचे अब हम क्या लिखने वाले हैं, अब आपकी आंखें जो हैं समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगी, तो हमें x के नीचे लिखना है, x के अपॉन में। तो आप समीकरण 1 और 2 में यक्स वाले जो टर्म है दोनों को ऐसे ढक लेंगे, मूंद लेंगे, हमारे अवधी भाषा में गौम कहा जाता है मूंद लीन भैया, मूंद लो, तो एक मूंद लो ऐसा। अब आपको क्या मिला, इसको हटाओ यार, दिक्कत कर रहा है। तो इसको जब हमने ढक लिया तब देखो बचा क्या क्या, y वाला टर्म और आपका अचर पद। तो पहले आप ये इसके गुणांक और इसके गुणांक लिखेंगे, फिर ये और ये लिखेंगे। बस एक दो क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो पूरा कॉन्सेप्ट रट जाएगा आपको, कोई भी चीज इसमें याद करने के लिए नहीं है। तो y का गुणांक कितना है 1, तो यहां ऐसे लिख देना 1। फिर नीचे वाले समीकरण में y का गुणांक कितना दिख रहा है 2, यहां पर लिख दो ऐसे 2। क्लियर है, आगे बढ़ो।
फिर -5, तो यहाँ -5 ऐसे लिख दो, अपॉन में -8 ऐसे लिख दो। फिर y वाले के नीचे लिखना है, y के अपॉन में कैसे लिखा जाएगा, तो जिसको लिखना रहेगा उसको ढक लेंगे। तो अब y वाले को ढक लो। तो अब देखो फिर से, अब पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। तो आगे क्या मिला, -5 और 8, तो -5 और -8। अब दोबारा से फिर से शुरू से आ जाओ, तो 2 और 3, तो 2 और 3 लिख लिया हमने। ओके, अब अचर पद के नीचे लिखना है, 1 क्या है, अचर तो है, तो अब अचर वाले पद को ऐसे ढक लो आप। तब क्या बचा, 2 और 3, फिर से शुरू से लिखिए 2, तो 2 और 3। अब आगे y वाले में से लिख लेंगे, y का गुणांक कितना, 1 और फिर 2, तो यहाँ 2। इसको लिखना अगर सीख गए तो भैया 50% खत्म कहानी। अब इसके बाद में क्या होता है प्यारे, इसके बाद में तिरछा गुणा ऐसे अंदर, इसका ऐसे करेंगे पहले, फिर इसका ऐसे, इसका यूं, इसका यूं, इसका पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो x एज इट इज लिखो पहले आप, और इसके अपॉन में 1 का 8 से, 1 का पहले इधर करना, पहले इधर मत कर देना, पहले इधर 1 का -8 में करोगे मल्टीप्लाई, तो -8, फिर माइनस लगता है बीच में, क्या लगेगा, माइनस लगेगा। फिर 2 का -5 में करोगे तो 2 5 जा 10, लेकिन माइनस है तो -10 हो जाएगा। और एक माइनस, ये हमारा एक समझ लो फार्मूला चल रहा है, एक इस फार्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ ये प्लस हो जाएगा, +10। ओके, इक्वल टू y अपॉन में -5 3, तो -15, फिर -8 का 2 में, तो -8 और 2 -16, और ये किए माइनस, तो ये भी प्लस बन जाएगा 16। अब 1 इसके अपॉन में, 2 का 2 में करो तो 4, फिर -3 का 1 में करो 3। क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो x अपॉन 10 में 8 जाएगा तो बचेगा 2, इक्वल टू y अपॉन में 1, 16 में 15 जाएगा तो 1, इक्वल टू 1 अपॉन 4 में 3 जाएगा तो 1। ओके, अब क्या करेंगे, बस यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि जब आपको x का मान निकालना है, तब x वाले टर्म को लेना और इसको इसके बराबर ले लेना। अच्छा चलो, गलती ना हो इसके लिए मैं एक और तरीका बता दे रहा हूं। इसको मान लेना समीकरण 1, इसको मान लेना समीकरण 2, इसको मान लेना आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां पर ये मान लेना आप। अब समीकरण पहली बार में समीकरण 1 को समीकरण 3 के बराबर ले लेना हमेशा, हर क्वेश्चन में जिसमें आप वज्रगुणन विधि से सॉल्व करेंगे। और दूसरे बार समीकरण 2 को समीकरण 3 के बराबर ले लेना। तो जब हम समीकरण लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कोई भी गलती नहीं होगी प्यारे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 3 लेने पर, तो लीजिए समीकरण 1 क्या है, x अपॉन 2 इक्वल टू, समीकरण 3 क्या है, 1 अपॉन 1। तो तिरछा गुणा, x का 1 में करोगे तो x इक्वल टू 2 का 1 में करोगे तो 2। तो यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब सेम इसी तरीके से समीकरण 2 को समीकरण 3 के बराबर लीजिए एक बार। समीकरण 2 बराबर समीकरण 3 लेने पर, तो लीजिए समीकरण 2 क्या है, y अपॉन 1, और समीकरण 3 क्या है, 1 अपॉन 1। तिरछा गुणा, y का 1 में होगा तो y, और फिर 1 का 1 में होगा तो 1, तो y का मान यहां से निकल के आया 1। ठीक है, तो x का मान 2, y का मान 1 निकल के आया, और इसको हम बोलते हैं वज्रगुणन विधि। ठीक है, इस तरीके से वज्रगुणन विधि से समीकरणों को हल किया जाता है। ओके, तो कोई बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है इसमें, बस एक पहला स्टेप ये अगर समझ गए तो आगे और कुछ नहीं है। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है ना, देखो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि 2 समीकरण दिए रहेंगे, आप क्या करेंगे,
एक्स वाई कुछ कुछ दूरी पर, देखो एक्स को हमने लिखा, फिर इक्वल कुछ दूरी पर वाई लिख देना, फिर 1 लिख देना। हमेशा हर क्वेश्चन में ये चीज करना है। फिर उसके बाद में जो समीकरण रहेगा उसको आप क्या करेंगे, अब यक्स के अपान में लिखने के लिए यक्स वाले दोनों समीकरणों में यक्स वाले टर्म को ढक लेना। फिर आगे देखना, वाई के गुणांक को पहले लिखना। तो यहां समीकरण नंबर 1 में वाई का गुणांक था 1, तो 1 लिखा। फिर नीचे देखो वाई का गुणांक 2, तो हमने 2 लिखा। चिन्ह सहित लिखना है। अगर यहाँ माइनस वाई होता तो यहाँ -1 लिख देते, अगर यहाँ -2 होता तो यहाँ -2 लिख देते। ठीक है, अब आगे चलो। फिर -5 था तो -5 लिख दिया, -8 था तो -8 लिख दिया। क्लियर है। फिर y वाले के नीचे लिखना है, तब y वाले टर्म को, बीच वाले टर्म को ढक लीजिए। फिर देखिए आगे चलना है, पीछे नहीं आना है हमेशा। तो देखो -5 था तो -5 लिख दिया, फिर -8 था तो -8 लिख दिया। क्लियर है। अब देखो फिर से हमें क्या लिखना है, फिर आगे तो कुछ है नहीं, फिर शुरुआत से आ जाओ। 2 तो 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। काम खत्म y का। अब अचर जो है आपका कांस्टेंट के नीचे क्या लिखें, तो देखो जिसके नीचे वाला लिखना रहता है उसको हम लोग ढक लेते हैं। तो आपका ये अचर है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाले दोनों समीकरणों में जो कांस्टेंट है उस वाले टर्म को आप ढक लें। तो देखें अब इसको हमने ढक लिया तो इसके आगे तो कुछ है नहीं ना, काम खत्म, आगे 0 सब है। तो देखो क्या करेंगे, तब शुरुआत में जाएंगे फिर से। तब 2 है तो हमने 2 लिखा, फिर 3 है नीचे, फिर 3 लिख दिया। फिर आगे बढ़े तो y का गुणांक यहाँ पे 1 था तो 1 लिखा, फिर 2 था तो 2 लिखा। बस ये लिखने का तरीका होता है। दूसरा चीज यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि अब तिरछा गुणा कैसे करें। तो इसका गुणा इसमें करते हैं, पहले 1 का -8 में किया -8, फिर बीच में माइनस लगाया जाता है और इसका गुणा इसमें कर दिया। तो माइनस लगाया हमने, और जब 2 का गुणा -5 में किया तो 2 पंचे 10, यहाँ माइनस था तो -10 हो जाएगा। और एक माइनस फार्मूले में चलता है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब आगे देखो इसमें क्या होगा, y अपॉन -5 और 3, तो -5 का 3 में करोगे -15, फिर बीच में माइनस लगेगा, और -8 का 2 में करोगे तो 8 दूनी 16 और -16 हो जाएगा। -16 आएगा, एक माइनस आपका फार्मूला वाला रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 बन गया। अब एक के नीचे देखो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। फिर माइनस, बीच में माइनस लगता है हमेशा, तीनों में लगाया हमने, तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। काम खत्म। बस अब यहाँ पर जोड़ घटाना करना है आपको। x बटे 10 में 8 जाएगा, 2 बचा, x बटे 2 आ गया। y 16 में 15 जाएगा, 1 बचेगा तो y बटे 1, 4 में 3 जाएगा 1 तो 1 बटे 1। अब इन तीनों में क्या करना है, एक समीकरण 1 2 3 मान लो। पहली बार में समीकरण 1 को समीकरण 3 के बराबर लो, तो x/2 = 1/1, तो ये लिया, तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें तुरंत x का मान मिल गया। फिर दूसरी स्टेप में क्या करना है, y जो आपका जो समीकरण नंबर 2 है उसको समीकरण नंबर 3 के बराबर लेना है। तो y/1 को हमने लिया 1/1 के इक्वल में। यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा, कैंची गुणा किया हमने, तो यहां से y का मान मिला, y का 1 में किया तो y, 1 का 1 में किया तो 1। अब इस तरीके से आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं सबको आप लोग एक बार स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तब तो भैया हमारा पढ़ाना सफल है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि आप इसका आंसर खुद भी चेक करने की कोशिश करिएगा। कोशिश क्या, मैं तरीका बता रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना। जो आपका मान निकल के आया है ना, आप क्या करिए, चाहे समीकरण 1 को उठा लीजिए चाहे समीकरण 2 को। अगर समीकरण 1 को उठाते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में जहां जहां x और y दिख रहे हैं वहां पर इन दोनों मान को रख दीजिए। x के जगह x का मान रखेंगे और y के जगह y का मान रखेंगे, और इस वाले साइड को सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ रहा है इसके, क्योंकि इसके राइट साइड में 0 है, तो अगर इसको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है तब हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत है। चलो ओरली हम बिना मार्का यूज किए चेक करा दे रहे हैं। कैसे, x है, x का मान आया 2, तो 2 दूनी 4, y के जगह y का मान आया 1, तो 4 और 1 5, और ये -5, तो 5 और -5 0, इधर भी 0। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, परम सत्य आंसर है, भगवान भी इसे गलत नहीं काट सकते प्यारे। और ये नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन में ही, आप दूसरे वाले में भी चेक कर सकते हो, इसमें भी रखोगे x y के जगह तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा चेक कर लेना, मुश्किल से 30 सेकंड का टाइम लगता है चेक करने में। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक बार स्वयं देख, इसको लगाइएगा स्वयं, पेन कुछ हाथ
डुला लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो वीडियो देखने से बस थोड़ी ही देर याद रहेगा, सन्न से उड़ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, ले लिया प्यारे। चलिए तो प्यारे आज हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, 25-26 मिनट का हो गया है। इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 पार्ट और बचे हुए हैं, आप लोग इनको करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करवा देंगे। टेंशन नहीं लेने को, टेंशन देने को। आप पढ़ रहे हैं मोहित सर से, टेंशन नहीं लेने को प्यारे। बोर्ड एग्जाम 2023 में 90+ आपका आएगा, ये मोहित सर कह रहे हैं। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं लास्ट तक तो 90+ आपका जरूर आएगा, कोई रोक नहीं सकता प्यारे, क्योंकि इतना बड़ा मैं चैलेंज दे रहा हूं तो कोई कारण भी होगा। वो कारण क्या है बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा। बस 2-3 चैप्टर और खत्म होने दो, तहलका मचा देंगे हम लोग। यार परेशान क्यों हो रहे हो, आपके साथ हैं मोहित सर। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।